आपको कैसा लगेगा अगर आप अपने बचपन में वापस जाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों को ठीक कर पाओ। कुछ ऐसा ही होता है हमारे मेन कैरेक्टर सातोरू के साथ। सातोरू के पास एक अजीब सी पावर होती है जिसे वह खुद रिवाइवल कहता है। इस पावर की वजह से जब भी कोई बुरा हादसा होने वाला होता है, सातोरू अचानक 5 मिनट पहले समय में चला जाता है ताकि वह उस इंसिडेंट को रोक सके। लेकिन इतनी खास शक्ति होने के बावजूद सातोरू की असली जिंदगी काफी स्ट्रगल से भरी होती है। उसका सपना होता है मंगा आर्टिस्ट बनने का, लेकिन उसे कभी सही मौका नहीं मिलता, इसलिए मजबूरी में वह एक पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता है। एक दिन सातोरू डिलीवरी पर निकलता है और उसी वक्त उसकी को-वर्कर आयरी भी उसके साथ जाती है। जब सातोरू रास्ते में होता है तभी उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे समझ आ जाता है कि रिवाइवल एक्टिवेट हो चुका है। वह आसपास देखने लगता है और तभी उसके पास से एक ट्रक तेजी से गुजरता है। सातोरू को शक होता है। वह तुरंत अपनी बाइक घुमाकर ट्रक का पीछा करता है। थोड़ा आगे जाकर देखता है कि ट्रक का ड्राइवर बेहोश पड़ा है। इसी बीच आयरी भी ये सब देख लेती है। अचानक वह ट्रक एक छोटे बच्चे को कुचलने ही वाला होता है, लेकिन सातोरू किसी तरह ट्रक का हैंडल मोड़कर उस बच्चे की जान बचा लेता है। हालांकि इसके बाद सातोरू खुद एक कार से टकरा जाता है। अब टक्कर के बाद सातोरू को अपने बचपन की यादें दिखने लगती है। उसे लगता है कि शायद वह मर चुका है, लेकिन तभी आयरी उसे हॉस्पिटल में जगा देती है। आयरी उससे पूछती है कि क्या वह किसी को इस हादसे के बारे में बताना चाहता है, पर सातोरू यहाँ पे उसे मना कर देता है। आयरी बताती है कि ट्रक ड्राइवर की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी थी और उसके मैनेजर ने कहा था कि सातोरू की बाइक का इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा और ठीक होने के बाद वह दोबारा काम पर लौट सकता है। अब ये सुनकर सातोरू यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। इसके बाद सातोरू आयरी से पूछता है कि वह पिज्जा शॉप में काम क्यों करती है। वह जानता है कि आयरी सिर्फ पैसों के लिए वहाँ नहीं जाती, पर आयरी उसे बताती है कि उसका एक सपना है। सातोरू कहता है कि अगर सपना पूरा ना हो पाए तो लोग मजाक उड़ाते हैं, पर आयरी स्माइल करती है। मैं ऐसा नहीं सोचती, जितने ज्यादा लोगों को मैं अपना सपना बताऊंगी उतने ज्यादा चांसेस है कि वो पूरा हो। लेकिन हम देखते हैं कि वह अपना सपना बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब हमें सातोरू की पावर अच्छे से समझ आती है। जब भी कोई बुरी घटना होने वाली होती है, रिवाइवल उसे 5 मिनट पीछे भेज देता है, लेकिन हर बार सातोरू सब कुछ ठीक नहीं कर पाता। कभी कभी वह खुद भी खतरे में पड़ जाता है, जैसे कि इस बार। अब जब सातोरू घर लौटता है तो वह अपनी माँ साचिको को देखता है, जो 50 साल की होकर भी 25 जैसी दिखती है। अब साचिको उसे बताती है कि वह हॉस्पिटल गई थी, लेकिन सातोरू सो रहा था, इसलिए वह वापस आ गई। वह कुछ दिनों तक सातोरू के साथ रहने वाली होती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में न्यूज देखते समय साचिको कहती है, सुनो, क्या तुम्हें याद है जब तुम 5th ग्रेड में थे तब भी एक ऐसा ही खतरा हुआ था। अब ये सुनकर सातोरू चुप हो जाता है। साचिको बताती है कि उस वक्त सातोरू बहुत ही बड़े खतरे में था। अब सातोरू अपने कमरे में जाकर सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि उसके बचपन में उसकी क्लास के 2 बच्चे अचानक गायब हो गए थे। उस समय सातोरू बहुत ही ज्यादा इनोसेंट था। एक दिन एक लोकल आदमी उससे मिलने आया था, जिससे सातोरू यूकी कहकर बुलाता था। वह आदमी उससे बहुत अच्छे से बात करता था और दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। लेकिन 6 महीने बाद पुलिस ने उसी आदमी को बच्चे के किडनैपिंग और मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब अगले दिन जब सातोरू और उसकी माँ शॉपिंग से लौट रहे होते हैं, तभी सातोरू को फिर से वह अजीब सा फीलिंग आती है और यहीं पर रिवाइवल उसका एक्टिवेट हो जाता है। वह आसपास ध्यान से देखने लगता है। साचिको भी एक आदमी को देखकर थोड़ा सा सस्पिशियस फील करती है, पर वह आदमी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। साचिको उसकी कार का फोटो ले लेती है। तभी वहाँ आयरी भी आ जाती है और वह साचिको को देखकर हैरान हो जाती है कि वह आज भी कितनी यंग दिखती है। अब साचिको आयरी को अपने घर खाने पर बुला लेती है, लेकिन जाते वक्त वही सस्पिशियस आदमी दूर से उन्हें देख रहा होता है। अब डिनर के टाइम हम देखते हैं कि साचिको मजाक में पूछती है, अच्छा सुनो, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो? अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। आयरी के जाने के वक्त साचिको उसे वही रुकने के लिए कहती है, लेकिन सातोरू उसे मना कर देता है क्योंकि आयरी भी अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है। बाद में सातोरू साचिको से कहता है, सुनिए मॉम, वो मेरी फ्यूचर वाइफ नहीं है, आपको ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है। कौन जाने, बन भी सकती है। अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि आज तुमने शायद किसी बच्चे को किडनैप होने से बचाया है। पर हम देखते हैं कि सातोरू को उनकी बात समझ में नहीं आती। इसके बाद सातोरू पुराने न्यूज आर्टिकल्स देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक नाम पर जाती है, कायो हिनाजुकी। वो याद करता है कि कायो उसी की क्लास में पढ़ती थी। वो बहुत ही चुप रहने वाली और डरी हुई लड़की थी। न्यूज में लिखा होता है कि उसे किडनैप करके मार दिया गया था। ये पढ़कर सातोरू को बहुत ही बुरा लगता है। उधर हम देखते हैं कि साचिको भी उस सस्पिशियस आदमी के बारे में सोचने लगती है जिसे उसने शॉपिंग के वक्त देखा था। उसे लगता है कि वो आदमी उसे कहीं पहले देखा हुआ है। अब जब वो एक पुराना न्यूज़पेपर देखती है तो उसका शक पक्का हो जाता है। वो बाहर जाकर किसी को फोन करने की कोशिश करती है। अब वो समझ
जाती है कि असली किडनैपर वो आदमी है, ना कि वो जिसे पहले पुलिस ने अरेस्ट किया था। वो सोचती है कि इस आदमी ने शायद कई बच्चों को मारा है। अब सडनली उनके घर का दरवाजा खुलता है। साचिको सोचती है कि शायद सातोरू आया होगा, लेकिन वहाँ असली किलर आया होता है। वह साचिको को चाकू मार देता है। मरते वक्त साचिको सोचती है कि वो सही थी। वो सातोरू को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसका मोबाइल छीन लेता है। वो अपने मन में सातोरू से माफी मांगती है कि उस समय उसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जब वो कह रहा था कि उसकी दोस्त कातिल नहीं है। अब इधर हम सातोरू को देखते हैं जो कि घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे खून बहता हुआ दिखता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। घर पहुंचकर वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर वो अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। वो जैसे ही अपनी माँ को छूता है तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन आ जाती है और वो सतारू के हाथ में खून देखकर चिल्लाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सतारू को कातिल समझ लेती है। डर के मारे सतारू वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते सतारू अचानक एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है। उसे लगता है कि शायद वो ये जगह पहले देख चुका है। तभी एक बच्चा उसके सामने से गुजरता है और अब सतारू को समझ आ जाता है कि वो 1988 में अपने बचपन में वापस आ चुका है। आगे सतारू अपनी क्लास में पहुंचता है। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन सतारू भूल जाता है कि उसकी सीट कहाँ पर है। वो गलती से किसी और की सीट पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर एक क्लासमेट उसे बताता है कि वो उसकी सीट नहीं है। फिर सतारू अपनी असली सीट पर जाकर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि सतारू यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्लास के बाद सतारू अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब एक दोस्त उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। सतारू कहता है कि उसका सिर दर्द हो रहा है और वो नर्स ऑफिस जा रहा है। पर सुनो, तुम ये बैग क्यों लेकर जा रहे हो? पर हम देखते हैं कि सतारू उसे कुछ जवाब नहीं देता। अब उसका दोस्त कहता है कि वो टीचर को सब कुछ बता देगा। आगे हम देखते हैं कि स्कूल से निकलते वक्त सतारू के सामने से कायो हिनाजुकी गुजरती है। अब उसे देखकर सतारू समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे फ्यूचर में मार दिया गया था। अब सतारू जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर खाली है। उसे याद आता है कि इस समय उसकी माँ काम पर होती है। अब वो यहाँ पर राहत की सांस लेता है। वो अपने कमरे में जाकर वो एक चीज देखकर इमोशनल हो जाता है। अब रात के समय जब साचिको घर में लौटती है तो सतारू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास सब कुछ बदलने का मौका है। क्या हुआ सतारू? अरे कुछ भी नहीं तो मॉम। इसके बाद साचिको खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब जब दोनों साथ में खाना खाते हैं तो सतारू अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे उसे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। इसके बाद वो मन ही मन डिसाइड करता है कि इस बार वो अपने बचपन को बर्बाद नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि स्कूल जाते समय सतारू सोचता है कि इस बार उसकी रिवाइवल पावर उसे इतना पीछे क्यों ले गई। क्या इस बार उसे किसी बड़े हादसे को रोकना है? पर तभी उसकी नजर कायो हिनाजुकी पर पड़ती है। हम देखते हैं कि क्लास के दौरान भी वो बार बार कायो को देखता रहता है और तभी वो देखता है कि उसकी जांघ पर चोट के निशान हैं। आगे क्लास के बाद सतारू अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त केन्या उससे पूछता है, सुन, क्या तू कायो को पसंद करता है? अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उसके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हूँ। अब दोस्त मजाक में कहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही शुरू होता है और वो उसे कायो से मिलाने की कोशिश करने लगते हैं। आगे स्कूल के बाद सतारू कायो से बात करने जाता है। कायो ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि वो शुरू से ऐसे ही है, पर फिर भी सतारू उससे पूछता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। सुनो, तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? पर सतारू कुछ उसे आंसर नहीं दे पाता। तब कायो उससे कहती है कि वो और सतारू एक जैसे ही हैं, दोनों ही फेक हैं। ये सुनकर अब सतारू सोच में पड़ जाता है कि क्या कायो को सब कुछ पता है। पर फिर कायो उससे कहती है कि उसने कल उसे देखा था जब उसकी माँ उस पर चिल्ला रही थी। सुनो, क्या तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो? सतारू कहता है हाँ। अब ये सुनते ही कायो वहाँ से जाने लगती है। सतारू फिर उससे पूछता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पर कायो उससे कहती है, क्या तुम सच में सीरियस हो? और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि इस पूरी बातचीत को कोई दूर से देख रहा होता है। अगले दिन कुछ बच्चे कायो के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन केन्या उसे रोक देता है। बाद में सतारू केन्या को थैंक यू कहता है, पर केन्या कहता है कि उसे लगता है कि सतारू के साथ कुछ अजीब हो रहा है और वो उसके बारे में क्यूरियस है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने कायो से बात की, पर सतारू कहता है कि बस थोड़ी सी। और फिर इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर सतारू कायो का लिखा हुआ एक नोट पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि वो कहीं दूर जाकर अकेली रहना चाहती है, जहाँ उसकी माँ उसके साथ ना हो। अब रात को सतारू अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो अपने बर्थडे पर दोस्तों को बुला सकता है, और यहाँ पर साचिको मान जाती
जाती है और वो कहती है कि वो पहली बार ऐसे पूछ रहा है क्योंकि एक माँ अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती है। इसके बाद वो केक लाने की बात भी करती है। अब सोने से पहले सतारू डिसाइड करता है कि इस बार वो कायो का अच्छा दोस्त बनेगा और उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बच्चे उसे रोकना चाहते थे, पर वो उनसे कहता है कि किसी और दिन वो उनके साथ जरूर रुकेगा। और फिर इसके बाद वो कायो के पास जाने का डिसाइड करता है। उसे पता होता है कि इस समय कायो कहाँ होगी। वो सीधे पार्क जाता है जहाँ कायो अकेली बैठी होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो उसे साफ साफ कहता है कि वो दोस्त बनने की बात को सीरियसली कहना चाहता था। वो मानता है कि वो एक्टिंग करता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो दोस्त बनना चाहता है और हमेशा लूजर नहीं रहना चाहता। इसके बाद वो कहता है कि जितना वो कोशिश करता है उतना वो बेहतर बनता जाता है। हाँ, तुम जितना अपने आप पर काम करोगे उतना ही बेहतर होगे। अब ये सुनकर सतारू को आयरी की वही बातें याद आ जाती है। इसके बाद सतारू कायो को अपने बर्थडे का पहला इनविटेशन देता है। कायो पूछती है कि क्या ये ठीक रहेगा क्योंकि वहाँ और भी लोग होंगे, पर सतारू कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो पहला इनविटेशन उसे ही देना चाहता था। अब ये सुनकर कायो खुश हो जाती है। सुनो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? पर सतारू कहता है कि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। इसके बाद कायो उसका हाथ पकड़कर उसे गर्म करती है। अब यहाँ पर बेचारा सतारू शर्मा जाता है। कायो कहती है अरे क्या हुआ? पर सतारू कहता है कि उसका हाथ उसके हाथ से बहुत बड़ा है। कायो कहती है कि तुमसे बात करना आसान है। सतारू कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उसके सामने ईमानदार है। अब उसकी बातें सुनकर कायो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सतारू उससे कहता है कि वो कल फिर से मिलेंगे। वो मन ही मन डिसाइड करता है कि इस बार वो कायो को अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे बचाकर ही रहेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में स्केटिंग रेस होती है। कई लड़कियां एक लड़के को चीयर करती है और सतारू को उसके खिलाफ रेस करनी होती है। पर यहाँ पर हम कायो को भी देखते हैं जो कि सतारू का हौसला बढ़ा रही होती है। सुनो, इतना भी बुरा मत खेलना। अब यहाँ पर रेस शुरू होती है। हम देखते हैं कि सतारू आगे निकल जाता है और वो चाहे तो जीत सकता है, लेकिन वो जानबूझकर आखिर में स्लो हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि दूसरे लड़के ने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है। अब कायो और केन्या समझ जाते हैं कि सतारू ने जानबूझकर हारा है। आगे वो लड़का आकर कहता है कि उसे पता है कि सतारू मजाक कर रहा था। तभी सतारू को याद आता है कि 18 साल पहले भी उसने बिल्कुल यही किया था। आगे स्कूल से लौटते वक्त सतारू कायो के साथ चलता है और उससे कहता है कि वो लड़का सच में बहुत ही ज्यादा तेज था। अब आगे हम देखते हैं कि स्कूल से लौटते वक्त कायो सतारू से कोई भी बात नहीं करती। सुनो कायो, तुम्हारा बर्थडे कब है? पर कायो कोई भी जवाब नहीं देती। सुनो, क्या हुआ तुम्हें? पर तभी कायो रुककर कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझसे ईमानदार रहोगे। अब यहाँ पर सतारू उसे सब कुछ सच बता देता है। उसे लगा था कि स्केटिंग रेस में जीतना जरूरी है क्योंकि सामने वाले लड़के ने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की थी। वो कायो से माफी मांगता है। कायो यह सुनकर बस इतना कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दोस्त सतारू से साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी बहाने से टीचर के ऑफिस में चला जाता है और वहाँ वो एक फाइल देखने लगता है। तभी उसकी टीचर मिस आए को वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। अब यहाँ पर सतारू बहाना सोच ही रहा होता है कि टीचर समझ जाती है कि यह यहाँ कायो के लिए आया है। अब सतारू उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि वो कायो का बर्थडे जानना चाहता है क्योंकि उसने खुद नहीं बताया। अब टीचर उसे फाइल देखने देती है। अब वो देखता है कि कायो और उसका बर्थडे एक ही दिन है। अब टीचर उससे कहती है कि शायद कायो बहुत शर्मीली है इसलिए उसने उसे नहीं बताया। अब यहाँ पर सतारू समझ जाता है कि उसके पास अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं। अगर उसे कायो को बचाना है तो उसे उसके और करीब जाना होगा। इसके बाद सातोरू पार्क में कायो को ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि एक पेपर प्लेन उड़कर आता है और वहाँ गाकू उसे आवाज लगाता है। इसके बाद दोनों साथ बैठकर काफी अच्छी बातें करते हैं। अब सतारू मन ही मन सोचता है कि यह आदमी कातिल नहीं हो सकता, मुझे असली किलर ढूंढना होगा और कायो को जल्द ही बचाना होगा। आगे हम देखते हैं कि सातोरू कायो के घर जाता है, पर घर खाली होता है, लेकिन वो देखता है कि कायो के ग्लव्स नीचे गिरे हुए हैं। फिर वो देखता है कि उसके पैरों के निशान स्टोर रूम की तरफ जाते हैं। वो वहाँ जाकर देखता है कि कायो बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई है। वो स्मेल और डर के कारण उसे देखने से मना करती है, पर सातोरू अपनी जैकेट उतारकर उसे देने ही वाला होता है। तभी कायो की माँ अकाने हिनाजुकी वहाँ पर आ जाती है और गाइस ये वही औरत होती है जो कायो को मारती पीटती है। सातोरू मजबूरी में कायो को जैकेट पहनाकर वहाँ से जाने लगता है। वो कायो से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, पर कायो की माँ बीच में आ जाती है। सुनो, वो गिर गई थी। सातोरू समझ जाता है कि कायो डर की वजह से उससे कुछ नहीं बोल पा रही।
अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे आते हैं लेकिन कायो नहीं आती और सातोरू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कायो क्लास में वापस आ जाती है पर टीचर उसे अंदर आने देती है। क्लास के बाद सातोरू टीचर से कायो के बारे में बात करता है। टीचर बताती है कि उन्होंने कायो की चोटें देखी हैं। सातोरू पूछता है कि अगर उन्हें पता है तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। टीचर उसे बताती है क्लास के बच्चे पहले ही कायो को अवॉइड करते हैं। अगर उन्होंने सबके सामने कहा तो बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे और यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। वो बताती है कि उन्होंने कायो की माँ से बात की है और उन्हें पूरा यकीन है कि वो ही कायो को मारती है। वो बताती है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज 3 बार उसके घर जा चुकी है लेकिन कायो की माँ हर बार बच निकलती है। सुनो, जब सच्चाई पूरी तरह से साबित हो जाएगी तब कायो को बहुत दूर ले जाया जाएगा और वो यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनते ही सातोरू टीचर से कहता है कि वो बस यही चाहता है कि कायो सेफ रहे। लंच टाइम में सातोरू अपने जमा किए हुए पैसे ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलते। वो टीचर को बताता है पर तभी एक लड़की कहती है शायद कायो ने चुराए होंगे। अब टीचर सबको अपने बैग चेक कराने को कहती है। सब बच्चे कायो पर शक करने लगते हैं। अब जब कायो का बैग चेक होता है तो उसमें वो पैसे मिल जाते हैं और अब ये देखकर वो लड़की कायो के बारे में बुरा बोलने लगती है। अब जब सारे बच्चे कायो पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं तो सातोरू बीच में आ जाता है। सुनो तुम सब, कायो ऐसा नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि उसका दोस्त केन्या भी उसका साथ देता है। कोई भी सातोरू के बैग से पैसे निकाल कर कायो के बैग में डाल सकता है। ये सुनकर टीचर कहती है कि कायो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पैसे सिर्फ सातोरू और कायो ने ही इकट्ठे किए थे। इसके बाद मामला वहीं पर खत्म कर दिया जाता है और सबको खाना खाने के लिए भेज दिया जाता है। बाद में जब सातोरू और कायो साथ में कचरा फेंकने जाते हैं तो कायो सातोरू को उसके लिए बोलने के लिए थैंक यू कहती है। वो बताती है कि एक लड़की उसे हमेशा परेशान करती है। कायो कहती है कि वो ट्रिप बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ये सुनकर सातोरू को कुछ याद आ जाता है। सुनो, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलना चाहोगी? हैं? एक जगह? क्या तुम बेवकूफ हो? लेकिन फिर वो मान जाती है। सातोरू अपनी जैकेट उतार कर उसे अपने ग्लव्स दे देता है और कहता है कि उसे उनकी जरूरत पड़ेगी। अब दोनों एक पहाड़ी जगह पर जाते हैं जहाँ सातोरू कहता है कि उसने वहाँ रेड फॉक्स देखे हैं। तभी सच में 2 रेड फॉक्स वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों के आसपास घूमते हैं। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कुछ देर के बाद वो फॉक्स वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास आ गए हैं। चलते चलते वो एक बड़े पेड़ के पास पहुँचते हैं जो बर्फ से ढका हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। सुनो, हमें गर्मियों में भी यहाँ आकर इसे देखना चाहिए। उसे याद आता है कि कायो के गायब होने की घटना अब सिर्फ 1 हफ्ते दूर है और वो इंसिडेंट उसके बर्थडे से ठीक पहले हुई थी। सातोरू मन ही मन कायो को बचाने का पक्का फैसला कर लेता है। अगली सुबह सातोरू अपनी माँ साचिको से कहता है कि वो शनिवार को कहीं जाना चाहता है। साचिको पूछती है, क्या डेट पर जा रहे हो? अब यहाँ पर सातोरू शर्माकर कहता है, नहीं नहीं मॉम, आप भी न। अब साचिको उससे मजाक में कहती है कि अगर वो डेट पर जा रहा है तो वो उसे पैसे दे देगी, पर फिर वो समझ जाती है कि वो सच में डेट पर जा रहा है। इसके बाद वो उससे कहती है कि लड़की को घर ले आना, लेकिन सातोरू कहता है कि वो कायो को साइंस म्यूजियम ले जाना चाहता है। साचिको उसे परमिशन दे देती है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल के बाद सातोरू डिसाइड करता है कि इस बार वो कायो को उस जगह नहीं जाने देगा जहाँ से वो गायब हुई थी। वो दोस्तों से पूछता है कि क्या वो शनिवार को साथ चलेंगे और जैसे ही वो शनिवार बोलने ही वाला होता है काजू उसे रोक लेता है। हम देखते हैं कि उसके सारे दोस्त यहाँ पर बहाना बनाने लगते हैं कि उन्हें उस दिन कुछ काम है। अब जब कायो उससे पूछती है कि वो कहाँ जाने की बात कर रहा है तो सातोरू के मुंह से गलती से वो बात निकल जाती है, मैंने सबको मना कर दिया है क्योंकि शनिवार को मैं कायो के साथ डेट पर जा रहा हूँ। अब ये सुनकर कायो शर्माने लगती है। कायो कहती है कि शनिवार को उसकी माँ उसे जल्दी घर बुला लेगी, पर सातोरू कहता है कि वो उसकी माँ से परमिशन ले लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो कायो की माँ से बात करता है तो वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे कायो की मदद करनी है। सातोरू गुस्से में पूछता है कैसे? इसके बाद वो उनसे जिद करने लगता है। इसके बाद वो खुद कायो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहती है, तो कायो उन्हें हाँ कर देती है। अब ये देखकर कायो की माँ गुस्से में उसे मारने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि साचिको बीच में आकर उसे रोक लेती है। साचिको कायो की माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे। आखिरकार कायो की माँ मान जाती है। अब जब दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं तो साचिको अपने बेटे से कहती है कि वो कायो की फिक्र ना करे क्योंकि उसकी ड्रेस को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे बहुत ही अच्छे से सजाती है। अब सातोरू हैरान होकर उनसे पूछता है, आपको ये सब कैसे पता? मैंने जो देखा और जो सुना उससे मुझे समझ आया कि उसकी माँ उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती होंगी। अब शनिवार को सातोरू और कायो साइंस म्यूजियम आते हैं। वो चीजें देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक सातोरू को एक अजीब सी झलक दिखती है। वो बाथरूम जाकर सोचता है कि मैं पहली बार कायो के साथ आया हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब पहले हो चुका है। अब बाहर जाने पर उसे फिर से वही फ्लैश दिखती है। कायो उसे यहाँ लाने के लिए
थैंक यू कहती है। पर तभी सातोरू को याद आता है कि 18 साल पहले भी यही सब कुछ हुआ था। अब उसे एहसास होता है कि वो फिर से वही चीजें दोहरा रहा है, यानी कि फ्यूचर अभी भी बदला नहीं है। अब वो ये सोचकर डर जाता है। तभी कायो कहती है कि वो बहुत खुश है कि वो यहाँ आई। उसी समय उनके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। सातोरू सोचता है कि शायद ये एक अच्छा साइन है। अगले दिन स्कूल में कायो खुद आकर सातोरू को गुड मॉर्निंग कहती है। अब यहाँ पर सातोरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सुनो कायो, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, और उसकी बातें पूरी क्लास सुन लेती है। इसके बाद वो दोनों शर्माने लगते हैं। अब हम क्लास के दौरान देखते हैं कि सातोरू यही सोच रहा होता है कि आज वही दिन है जब कायो गायब होने वाली है। स्कूल के बाद वो और कायो साचिको से मिलते हैं। सातोरू कायो से कहता है कि वो कल फिर से मिलेंगे। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सातोरू जल्दी उठकर कायो के घर जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले आता है और ये सब उसके दोस्त देख लेते हैं। सातोरू खुश होता है कि उसने कुछ चीजें बदल दी हैं। अब स्कूल के बाद वो कायो से कहीं चलने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि वो पहले मना करती है, लेकिन वो फिर मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जाकर एक साथ गेम खेलने लगते हैं, जहां सातोरू एक बार भी जीत नहीं पाता। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है और फिर दोनों वापस अपने घर लौट जाते हैं। अब जब रास्ते में सातोरू उस पार्क में पहुँचता है जहाँ से कायो पिछली बार गायब हुई थी, तो सातोरू अचानक कायो का हाथ जोर से पकड़ लेता है, क्योंकि इस बार उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और तभी बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। सातोरू कायो से कहता है कि वो कल फिर से मिलेंगे और वहाँ से अपने घर लौट आता है। घर जाकर सातोरू बस घड़ी को घूरता रहता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे समय आगे ही नहीं बढ़ रहा। बेचैनी में वो फिर से कायो के घर के बाहर खड़ा होकर समय को बीतते हुए देखने लगता है। अब जब आखिरकार समय आगे बढ़ता है तो सातोरू के चेहरे पर सुकून और खुशी आ जाती है। अगली सुबह सातोरू बहुत जल्दी घर से निकल पड़ता है, सिर्फ कायो को देखने के लिए। उधर हम देखते हैं कि कायो अभी अभी सोकर उठी होती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने सातोरू को देखकर चौंक जाती है। अब स्कूल में क्लास के बाद टीचर गाकू, सतारू, कायो और हिरोमी सुगितो को कचरा फेंकने की ड्यूटी पर लगा देता है। ड्यूटी के बाद दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और फिर कायो के घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही उन्हें 2 सरप्राइज मिलते हैं, दोनों बच्चों के लिए एक साथ केक। ये सब करने में उनके टीचर ने उनकी मदद की थी। अब ये सब देखकर कायो सतारू से माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो उसकी दी हुई गिफ्ट को ठीक से संभाल नहीं पाई थी। और फिर इसके बाद वो सभी मिलकर पार्टी करने लगते हैं। अब पार्टी के लास्ट में सातोरू कायो को दस्ताने गिफ्ट करता है। अब जब सातोरू कायो को घर छोड़ने जाता है तो हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। कायो उसे अपना स्कार्फ दे देती है और कहती है कल मैं तुम्हें अपने गिफ्ट जरूर दूंगी। ये सुनकर सातोरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने पास्ट को चेंज कर दिया है। अब इसके बाद वो घर आकर चैन से सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सातोरू देर से उठता है और स्कूल के लिए लेट पहुंचता है। स्कूल पहुंचते ही उसे पता चलता है कि आज कायो स्कूल नहीं आई है। अगले दिन भी कायो स्कूल नहीं आती और फिर वो पूरी तरह स्कूल आना बंद कर देती है। सातोरू क्लास में बैठा बस उसी प्रॉमिस के बारे में सोच रहा था जो कायो कभी पूरा नहीं कर पाई। स्कूल के बाद सातोरू कायो के घर चला जाता है। वो स्टोर रूम में झांकता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर रबर के जूते के निशानों पर पड़ती है। ये देखकर सातोरू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उधर घर के अंदर कायो की माँ और उसका बॉयफ्रेंड कायो की मरी हुई बॉडी को लेकर घबराए हुए होते हैं। अब सातोरू 2 दिन तक स्कूल नहीं जाता। एक दिन वो अपनी माँ को किसी के फोन पर बात करते हुए देख लेता है। स्कूल जाने पर टीचर बच्चों से कहता है कि कायो अपनी दादी के घर चली गई है, लेकिन सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद टीचर सातोरू को बुलाकर कहता है कि वो भी इसी कहानी के साथ चले, क्योंकि सच जानकर बच्चे डर जाएंगे। आगे कुछ दिनों तक पुलिस कायो के घर के बाहर रहती है, क्योंकि उन्हें उसकी माँ पर शक होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और लड़की किडनैप हो जाती है और पुलिस को लगता है कि किडनैपर कहीं बाहर घूम रहा है, इसलिए पुलिस कायो के घर से चली जाती है। एक दिन सातोरू कायो के घर के सामने से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है कि कायो की माँ कुछ फेंकते हुए मुस्कुरा रही है। अब सातोरू दौड़कर वहाँ जाता है और देखता है कि वही गिफ्ट जो कायो उसे देने वाली थी। अब ये देखकर सातोरू रोते हुए भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब आखिर हुआ क्या। अब वो आगे बढ़कर देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस खड़ी होती है और वो उसी को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो उसी समय में वापस लौट आया और कुछ भी बदल नहीं पाया। इसके बाद वो पुलिस से भागता हुआ अपनी माँ के मर्डर के बारे में सोचता है कि कैसे उसके पास उसका फोन और
पर्स नहीं था जो शायद किलर ही ले गया था। अगले दिन सातोरू एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। थोड़ी देर में ताकाहाशी उसके पास आता है। तभी हम देखते हैं कि ताकाहाशी को उसके बॉस का मैसेज आता है। ताकाहाशी सातोरू को कहता है कि वो अपने बॉस को लेकर परेशान है। इसके बाद वो सातोरू को वहीं छोड़कर बियर लेने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही जैसे ही सातोरू टीवी ऑन करता है तो वहाँ उसके बारे में न्यूज चल रही होती है। अब वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है तो पुलिस ताकाहाशी से बात कर रही होती है। सातोरू समझ जाता है कि उसे फंसाने के लिए यहाँ लाया गया है। अब वो दीवार कूदकर जैसे ही भागने वाला होता है तभी अचानक उस पर एक लाइट पड़ती है। सुनो, क्या तुम बेवकूफ हो? अब जैसे ही वो पलटकर देखता है तो वो आयरी होती है। अब आयरी उसका मोबाइल बंद कर देती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। अब इसके बाद सातोरू पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है। आयरी कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी माँ को मार नहीं सकते और जो उसके साथ हो रहा है वो उसके बचपन में भी नहीं होना चाहिए था। फिर वो बताती है कि उसने ये सब एक मांगा में पढ़ा था जो सातोरू उस दिन भूल गया था। आयरी बताती है कि कायो 11 मार्च को किडनैप हुई थी। अब ये सुनकर सातोरू हैरान रह जाता है। आयरी उसे घर से बाहर जाने से मना करके काम पर चली जाती है। उसके जाते ही सातोरू मांगा खोलता है और देखता है कि डेट बदल चुकी है और तभी उसे समझ आ जाता है कि उसका रिवाइवल फिर से एक्टिव हो चुका है।